तो ऐसे केस में इक्वेशंस को इजी बनाने के लिए आप चाहो तो पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन में तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, और डेसिमल खत्म हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। डेसिमल से करने में ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल लगती है कि मल्टीप्लाई करना, उनको डिवाइड करना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अगर डेसिमल इसका टर्मिनेट करना चाहते हैं, डेसिमल हटाना चाहते हैं, तो नॉट टर्मिनेट सॉरी एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप इक्वेशंस में जितने प्लेस वैल्यू मैक्सिमम होगी डेसिमल की, उतने 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डेसिमल की प्लेस वैल्यू ओनली 1 है ना, 1 प्लेस तक डेसिमल है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड्स दोनों इक्वेशंस में, सो दैट की डेसिमल हट जाए और आपकी इक्वेशन से सिंपल बन जाए। और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो डेसिमल हट जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो सबको पता है 1 0 होता है तो डेसिमल के बाद का 1 प्लेस वाली वैल्यू जंप करके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है। मींस 2 यहाँ पर है तो ये जंप करके यहाँ आ जाएगी, 2x हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 3y, और ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो गया 13। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मींस एक वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और बाकी सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में ले आएंगे। कोई भी वेरिएबल आप छोड़ सकते हो। मैंने x को छोड़ा यहाँ पर, पहले 3y इधर गया तो ये माइनस का 3y हो गया, और x के साथ में 2 मल्टीप्लाइड था तो इधर आकर ये डिवाइड हो गया। तो x ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई करा तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आई, जिसका हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 10 से, सो दैट डेसिमल हट जाए। तो ये 4x हो गया, ये 5y एंड ये 23। अब यहाँ पर हम y के प्लेस पर, सॉरी x के प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y ओवर 2। इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा यहाँ x के प्लेस पर, 4 के प्लेस पर 4 आया एज इट इज, और x के प्लेस पर क्या आ गया? ये पूरा। और ये क्योंकि x 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे होगी? 4 से होगी। प्लस के प्लेस पर प्लस, 5y के प्लेस पर 5y और 23 के प्लेस पर 23। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचेगा ये 2, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। मल्टीप्लाई करा 2 से ब्रैकेट में, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6y माइनस 5y माइनस का y होता है या 1y, और 26 जब इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा? माइनस 23। तो हमारे पास माइनस y इक्वल्स टू आया माइनस 3, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल्स टू 3। ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। आप किसी में भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैंने पुट करी तो फिर से ट्रांसपोज वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू सीधे निकल आएगी अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो बेटर है इसमें यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 3, यहाँ पर 13 के प्लेस पर 13 आया, और माइनस के प्लेस पर माइनस, 3 के प्लेस पर 3 एंड y के प्लेस पर 3 बिकॉज y इक्वल्स टू 3, और डिनोमिनेटर में 2। सॉल्व किया, 13 माइनस 9 ओवर 2, 13 माइनस 9 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 ओवर 2, और x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे x एंड y दोनों कितने आए? 2 एंड 3। सिंपल सा क्वेश्चन। आप चाहो तो इसमें बिना डेसिमल को हटाए भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सोचो डिनोमिनेटर में डेसिमल वाली वैल्यू है, ऊपर भी डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, कैंसिल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और प्लस माइनस में मुश्किल हो सकती है, तो कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जितनी सिंप्लीफाइड आपकी इक्वेशंस होंगी, जितनी शॉर्टेस्ट में आपकी रिड्यूस्ड होंगी आपकी इक्वेशंस, उतना आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही इजी हो जाएंगे, और उसको चेक करने में भी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी।
आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर करके देख लो। जैसे x के प्लेस पर 2 पुट करा, 2 2 जा 4 हो गया, y के प्लेस पर 3 पुट करा, 3 3 जा 9 हो गया, 9 प्लस 4 कितना होता है 13। सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन मींस हमारा आंसर सही है। दूसरी इक्वेशन में भी आप चाहे तो पुट करके दे सकते हो, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8 प्लस 15 23, तो ये भी सेटिस्फाई कर लिया। तो अपना आंसर आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो ओरली। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई करके दिखाना है तो वो आप करके दिखा सकते हो, जो कि कभी आएगा नहीं। बट अपना आंसर चेक करना कोई बुरी बात तो नहीं है। आपका आंसर आ गया, जस्ट 1 मिनट लगेगा, आप चेक करके देख लो whether your answer is correct or not. फाइन, इसमें आई थिंक सबको क्लियर होगा। ऑल क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। हाँ या ना, ऑल क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, नॉट नॉट नॉट, क्लियर और नॉट। ओके, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, वेरीफाई वाले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है माधव। जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आई हैं उनको इसमें पुट कर दो। इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा अगर आंसर करेक्ट है तो। अगर आंसर करेक्ट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे पुट करोगे, एक्स की क्या वैल्यू आई है 2 आई है, तो 2 2 जा 4, वाई की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना होगा 13, इक्वल आ रहा है, दैट मींस आंसर करेक्ट है। ठीक है, जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके देख लो। इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, किसी में भी रख लो, बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है तो आंसर करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो आंसर करेक्ट नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज क्वेश्चंस कि आपको आंसर्स निकालने में और उनको वेरीफाई करने का भी मौका मिल सकता है। मतलब आपको आंसर एक तरीके से पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओके बच्चे, वैष्णवी, नो प्रॉब्लम। यू कैन चेक रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास लेटर यूट्यूब पे। आई विल सेंड द लिंक टू गौरव सर, वो आपको भेज देंगे। ओके, कूल, बाय, सी यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का पार्ट है अंडर रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही होना है जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट से घबराना नहीं है कि स्क्वायर रूट वाले कैसे होंगे। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो स्क्वायर रूट आ गया, इसमें वैल्यूज कैसे आएंगे। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में वैल्यूज कैसी भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है एक्स और वाई की वैल्यूज स्क्वायर रूट में आए, हो सकता है एक्स और वाई की वैल्यूज प्रॉपर इंटीजर आए, पॉजिटिव इंटीजर आए, हो सकता है जीरो आया जो कि एक इंटीजर ही है, तो कुछ भी आ सकती है। बस ये देख लेना कि उनके सॉल्यूशंस हैं भी या नहीं है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। a1/a2 √2/√3 होगा और v1/v2 √3/√8 होगा, तो इक्वल तो होने से रहे। इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, साफ देख लो, ये पॉजिटिव होंगे दोनों और ये दोनों होंगे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के तो इक्वल होने से रहा, तो दैट मींस इनके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ली √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। जो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन के लिए कि एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दोगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो x पहले √3y को इधर लाए तो ये माइनस का √3y हो गया, और x से मल्टीप्लाई √2 की हो रही है, √2 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मींस डिवाइडेड बाय, डिवाइजर बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। x को इधर छोड़ के बाकी सबको ट्रांसपोज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन आई। अब सेकंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसमें x के प्लेस पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, प्लीज ध्यान रखना ये जो भी स्टेप्स में करा रहा हूँ एज इट इज ही करना, मतलब इसमें कुछ स्किप मत करना। आप कुछ ऐड करना चाहते हो वैलिड चीज, ऐसा भी नहीं कि फालतू की चीजें ऐड करके उसको तुम बड़ा बना दो। सॉल्यूशन को टू द पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बट प्रॉपर होना चाहिए।
आप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप लिखोगे, इक्वेशंस को डिफाइन करोगे 1 और 2। अगर ये सब काम आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। टीचर को देखने से ही नहीं पता चलेगा कि पता नहीं कौन सी इक्वेशन कहाँ पर जा रही है, किस में क्या ऐड कर रहे हैं। तो सारे जो भी स्टेप्स ये लिख रहा हूँ, आप ये मत सोचना ये तो फालतू की चीजें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी हम काम करेंगे उसको हमें यहाँ पर शो भी कराना है, उसे मेंशन करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं कहाँ पर, इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 थी √3x, तो √3 तो एज इट इज आया, और x के प्लेस पर क्या आ गया, दिस वन माइनस √3y ओवर √2, और माइनस √8y एज इट इज हो गया। अब √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 होता है, ये हो गया 3y, माइनस का माइनस, √3 इंटू √3 √3y, √2 का √2 माइनस √8y एज इट इज। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक कि आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने के प्लेस पर आप y कॉमन ले सकते हो। दोनों में से y कॉमन ले लिया, जब y कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा -3 ओवर √2, और यहाँ बचा ओनली -√8, और y से ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, y से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी, और जीरो को अगर ये डिवाइड करेगी तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। दैट मींस y इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। ये पूरी टर्म y से मल्टीप्लाई हो रही है, ट्रांसपोज होके उधर अपॉन में जाएगी जीरो के, और जीरो अपॉन कुछ भी क्या होता है, जीरो होता है, तो y की वैल्यू आ गई जीरो। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, सो दैट x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू को, y इक्वल्स टू जीरो को, तो माइनस के प्लेस पर माइनस, √3 के प्लेस पर √3, और y के प्लेस पर जीरो, विच इज मल्टीप्लाइड बाय √3, एंड डिनोमिनेटर में √2। जीरो इंटू √3 जीरो हो जाएगा, और जीरो को √2 से डिवाइड करोगे वो भी जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, जीरो। मींस x और y दोनों ही क्या है, जीरो है फॉर दिस इक्वेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, इनके सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, जीरो एंड जीरो, x भी जीरो और y भी जीरो। जो लेट आए हैं वो कुछ नहीं पूछेंगे। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। रूट का ध्यान रखना कि रूट को किस तरीके से टैकल कर सकते हो। कई बार ऐसा भी कर देते हैं बच्चे कि इसको √8 को पहले जितना सॉल्व कर सकते हैं 2√2 लिख देते हैं, वो भी कर सकते हो पर कोई फायदा नहीं है ना। अगर कुछ ऐसा होना होता तो हम बाद में कर सकते हैं उसको, बेटर इन चीजों को बाद में सॉल्व करो। अगर कुछ परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो रूट तो तब भी बचेगा, अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे तब भी बचेगा, √2 बचेगा, तो क्या फायदा, जब रूट बचना ही तो इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका अपॉन वाला, फ्रैक्शन वाला। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आया है, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, बट ये कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स में, 2 मार्कर्स में या फिर हाँ 2 मार्क्स में। नहीं, √2 क्यों, आंसर √2 आ सकता है पर इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता। √2 √3 कुछ भी आंसर आ सकता है, पर इस क्वेश्चन में नहीं आना था, इस क्वेश्चन में जीरो ही आना था आंसर। ओके, आंसर रूट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, रूट में भी आ सकते हैं। जब वो क्वेश्चन रूट में दे सकते हैं तो आंसर भी रूट में आ सकता है, जब वो क्वेश्चन डेसिमल में दे सकते हैं तो आंसर भी डेसिमल में आ सकता है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में हो सकता है। आंसर कुछ भी हो सकता है, बस आंसर नॉन रियल नंबर यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, वो नहीं आएगा आंसर। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर आपने गड़बड़ करी है, या फिर उस क्वेश्चन के आंसर्स ही नहीं है। नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस ही होते हैं वैसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली वो ऐसी वैल्यूज देते हैं जिनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करके वो दोनों फ्रैक्शंस या डिनोमिनेटर गायब हो सके। जैसे यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो हम 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डैट कि नीचे के डिनोमिनेटर खत्म हो जाए और हमारी इक्वेशंस हो जाए सिंप्लीफाइड, थोड़ी सिंपल हो जाए। ऐसे भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, फिर 3 को नीचे, 2 को ऊपर, एंड सो ऑन।
बट थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बिकॉज फ्रैक्शन में वैल्यूज होंगी, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रखना, फिर पता नहीं क्या क्या करना। बेटर है इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 6 से इसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3x/2, 6 इंटू 5y/3 एंड 6 इंटू -2। दोनों साइड्स को 6 से, ईच एंड एवरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, यहाँ 2 से 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y और 6 इंटू -2 -12। तो ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। 10y को उधर ले गए, सॉरी 9x को उधर ले गए, 9x उधर गया और -10 नीचे आ गया। 9x उधर गया तो माइनस का 9x हो गया और -10 y के साथ में मल्टीप्लाइड था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मींस -12 माइनस 9x अपॉन -10, माइनस ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया नीचे, तो 12 प्लस 9x ओवर 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, y की वैल्यू में किसी को डाउट है कि y की वैल्यू कैसे आई है? आई एम श्योर नहीं होगा, बस ट्रांसपोज ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? सेकंड इक्वेशन में। पहले सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है। सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस मेथड, सॉरी। हम 6 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस बार मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 3 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 3 जा 6, 3y, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 से 6 कैंसिल, बचेगा ओनली 13। ये वाला स्टेप करा है, उसको मैंने स्किप करके डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया। लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखे थे दोनों ही स्टेप्स, आप इनको स्किप कर सकते हो। आप ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो इक्वेशन, और बीच में बस ये लिखना होगा आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। ओरली कर सकते हो तो कर सकते हो, इसमें इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई ये, इसमें क्या बताऊं, बताओ। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को, अभी वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। जब दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा, और इसको फिर सॉल्व करके ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, कहाँ पहले वाला, कौन सा पहले वाला? ये तो इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या बताऊं नालायक, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ये इक्वेशन, ये दी हुई क्वेश्चन ही है ये। और इससे पहले वाला क्या है? ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो। कौन सा पूछ रहे हो पहले वाला, ये बताओ क्लियरली। लिख दिया करो मैथ्स में, स्टार्टिंग कौन सा, विच स्टार्टिंग? ये स्टार्टिंग के नीचे वाला, ये वाला। इसमें समझाने वाली क्या बात है? 6 से मल्टीप्लाई करिए, और क्या किया है? ये क्वेश्चन ही है, ये मल्टीप्लाई करा है 6 से, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करनी तो तुम्हें आती होगी, आई एम श्योर। नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करा है, और क्या किया है? 6 से मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तुम्हें? क्या तुम सारी टर्म्स में 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? फिर तो मल्टीप्लाई तो करा है, और क्या किया है? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम क्वेश्चन के स्टेप्स देखते हो, तुम क्वेश्चन के स्टेप्स को समझते नहीं हो। तुमने ये तो देखा कि 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, कहाँ से आया, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये तुमने खुद से सोचने की कोशिश नहीं करी। इसीलिए प्रॉब्लम होती है तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स समझने में भी। सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए तुम्हें ये समझाना पड़ा मुझे कि 6 से हर क्वेश्चन, हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है। 6 से मल्टीप्लाई करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तुम खुद भी कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था, कैलकुलेशंस मत देखो मेरी, कैलकुलेशंस आप खुद करोगे। मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, आप हो सकता है आप उस तरीके से ना करो, आप उससे ज्यादा अच्छे तरीके से करो। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स का मतलब है कि दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करिए। अब आप कैसे करते हो, किस मेथड से करते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। ये मत देखो, इनको मैंने सिर्फ मैंने करा है तो मैंने समझाने के लिए किया है।
इसके बाद में ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स लिखने के बाद में आप डायरेक्ट ये आंसर लिखोगे। इसके बीच के स्टेप्स आप कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 से करो, 16 से करो, किसी से भी कर सकते हो। बस कंसर्न ये होना चाहिए कि फ्रैक्शंस की वैल्यूज हट जानी चाहिए, डिनोमिनेटर्स हट जाने चाहिए। वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है। नहीं भी करोगे ये वाले स्टेप तो भी आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्ट इसको ही सॉल्व करो तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2x आ गया, ये 3y और ये 13 आ गया। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें हम x y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x के प्लेस पर तो 2x आया, 3 के प्लेस पर 3 आया और y के प्लेस पर क्या आ गया फर्स्ट इक्वेशन से 12 प्लस 9x ओवर 10 और इक्वल्स टू में है 13। मल्टीप्लाई करी 3 से 2x एज इट इज, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्यों कर दिया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से 10 हटाना है। अगेन फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को हम एलिमिनेट करते हैं सो दैट की क्वेश्चन इजी हो जाए। जब पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20x, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली 3 एंड ऊपर न्यूमरेटर 12 प्लस 9x और यहाँ पर 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130। अगेन ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करनी है या नहीं करनी है। आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। फाइन, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाइड करके इसे बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20x हो गया, ये एज इट इज न्यूमरेटर 10 से 10 कैंसिल होके और ये 130। अब मल्टीप्लाई करी बॉड मास के हिसाब से 20x एज इट इज, 12 3 जा 36, 3 9 जा 27x इक्वल्स टू 130। x वाले सॉल्व करें, 20x प्लस 27x कितना हो जाएगा 47 और 130 में से 36 माइनस करोगे ट्रांसपोज करके तो 94। x इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 47 2 जा 94 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ऑफ करो से। अब ये भी ध्यान रखना कि कई बार ऐसा लगता है कि जो वैल्यूज आई है वो कैंसिल आउट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर 94/47 है, कई बार बच्चे नहीं देखते, सोचते हैं 47 तो ये प्राइम नंबर है तो नहीं कैंसिल आउट होएगा। अगर प्राइम नंबर है तो उसी की टेबल में देख लिया करो। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में 2 3 5 ऐसे आंसर्स आ जाते हैं। 5 तो नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं है, बट कुछ ऐसा आ सकता है 2 3 एंड होल नंबर, तो डिवाइड करके देख लिया करो, उसकी टेबल में देख लिया करो कि 47 2 जा 3 जा 2 डिजिट के ही है दोनों, तो ज्यादा ज्यादा 1 2 और 3 इतनी वैल्यूज आ सकती हैं 20 से अगर ऊपर है तो। अब x की वैल्यू हमने पुट करी फिर किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू 12 प्लस 9 x ओवर 10, तो y के प्लेस पर y, 12 के प्लेस पर 12, 9 के प्लेस पर 9 मल्टीप्लाइड बाय x था, तो x के प्लेस पर आ गया 2 और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 10। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 12 प्लस 18 कितना हो गया 30 और 10 से 30 डिवाइड हुआ तो बचा 3। तो x और y की वैल्यूज 2 एंड 3। अब एक बार फिर से देख लो और फिर पूछ लो अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया, चाहे वो मल्टीप्लाई करने वाला हो चाहे वो डिवाइड करने वाला हो, ध्यान से देख लो और पूछ लो। इसमें हमने बहुत सारे काम अपनी तरफ से करे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर हमें आप ये काम नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। बस ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहे और बाकी सब दूसरी साइड में आ जाए और उस वैल्यू को फिर आप दूसरी क्वेश्चन में पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, प्लीज कैलकुलेशन के ऊपर कभी मत जाना मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटी भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन। मैं बहुत कई सालों से पढ़ा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को तो याद भी हो गई हो कैलकुलेशन। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, आपकी कैलकुलेटिंग एबिलिटीज ही इम्प्रूव होंगी। जितना कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बहुत अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेशंस आ जाएंगी और फिर वो एग्जाम में आपको जल्दी सॉल्व करने में बहुत इजी करेंगे। आप अगर घर पे बैठ के कैलकुलेटर का यूज करते हो तो फिर आप अपने आप का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक कर रहे हो। ये एडवाइस भी दूंगा कि चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्या हो क्यों ना हो,
कितनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका सम क्यों ना हो, जो स्टैटिस्टिक्स में आएंगी वैल्यूज ऐड करने के लिए, प्लीज डू नॉट इवन टच द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी कैलकुलेशन एबिलिटीज को बिल्कुल जीरो कर रहे हो। बिल्कुल ही आपके लिए बहुत ही बुरी चीज है। अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो डू नॉट इवन टच द कैलकुलेटर। दिमाग में भी मत लाना कि ऐसी कोई चीज होती भी है। जो भी सम करना है पेपर पे लिखो, उसे ऐड करो। 3 बार गलत हो, 4 बार गलत हो, 5 बार गलत हो, डजेंट मैटर। अभी आप प्रैक्टिस फेज में हो, खूब प्रैक्टिस करो। एग्जाम तक आते आते लेकिन आपकी वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप फिर एग्जाम में बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से करना सीखो। मत देखो कि ये मैंने क्या किया, आप सिर्फ ये देखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कि उसमें बेसिकली करना क्या है, कैसे करना है वो आप देखोगे। आप रूल्स फॉलो करो, सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट्स इट। बेसिक ये है। अब उसको करना कैसे है वो आप अपने हिसाब से देखो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इजी सा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने दिया है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उनसे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एंड इनको मतलब सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक्स और वाई या जो वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में इस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है m की, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इसमें मैंने जो 9th में पढ़ रहे थे मेरे से उनको पता है, याद होगा। अगर 9th क्लास में सर्कल चैप्टर था, मैं उसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था बहुत जोर देकर कि अगर किसी क्वेश्चन में हैंस लिखा है तो आप हैंस के बाद की जो वैल्यूज होती हैं उनको पहले यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कुछ ऐसी वैल्यू दी नहीं है। स्टिल अगर यहाँ पर x की वैल्यू या कुछ y की वैल्यू दी होती तो आप उसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे। हैंस का मीनिंग होता है कि पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद में तुम्हें इस पर ध्यान देना है। फाइन, ऐसा नहीं है कि पहले इसको सॉल्व कर दो और फिर बाद में इस पे आओ। आपको ये नहीं करना है। अगर हैंस कहीं पर दिया हुआ है तो इसका मीनिंग है कि ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जो इसके बाद ही सॉल्व होना है, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो। आप इन वैल्यूज को तब तक टच नहीं करोगे जब तक कि ये दोनों सॉल्व ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है तो उसी से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करते हैं फिलहाल, क्योंकि वही कर रहे हैं हम। 2x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 24। देखो ये इक्वेशन है और इसमें तीनों ही वेरिएबल्स, जो तीनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं या कोएफिशिएंट्स हैं, वो 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना। तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स 2, है ना। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करके हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये इसलिए करा सो दैट कि हमारी क्वेश्चन थोड़ी छोटी हो जाए और हमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। 2y को उधर ले जाते तो x इक्वल्स टू 2y उधर जाके पॉजिटिव 2y हो गया और -12, तो x की वैल्यू 2y माइनस 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 ली। इसमें हमने x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया 2y माइनस 12 फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू है 2y माइनस 12, तो ये वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन के x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 के प्लेस पर 2 आया और x के प्लेस पर हो गया 2y माइनस 12, 3y के प्लेस पर 3y, 11 के प्लेस पर 11। मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4y, 2 12 जा 24 एंड 3y इक्वल्स टू 11। 4y प्लस 3y कितने होते हैं 7y, और 11 प्लस 24, ये 24 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 24 प्लस 11 35, और y की वैल्यू आ गई 35 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 5। y की वैल्यू 5 आ गई, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगेन आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आंसर दोनों से आ जाएगा। मैं इसमें कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 2y माइनस 12, तो x के प्लेस पर x, 2 के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 5, माइनस के प्लेस पर माइनस, 12 के प्लेस पर 12। x इक्वल्स टू हो गया 2 5 जा 10 माइनस 12, x की वैल्यू -2। ये हमारा हो गया x और y की वैल्यूज। अब हम निकालेंगे
इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सॉल्व का मीनिंग यही होता है जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनकी वैल्यूज निकालो। हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 5, x के प्लेस पर -2 और m और 3 के प्लेस एज इट इज रहेंगे। तो 5m -2 3, ये हो गया 5 -3 -2m प्लस 3 उधर जाएगा तो 5 -3 2 हो जाएगा, मींस -2m इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय -2 कितना होता है -1। पिछले क्लास में मैंने 9th क्लास में देखा था कई स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव कर देते हैं। प्लीज जब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली वैल्यूज ट्रांसपोज होती हैं तो उनके साइन चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो ये प्लस का 2 नहीं होएगा, ये माइनस का ही 2 रहेगा। आप ऑलरेडी एक साइन चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहे हो, दैट्स इनफ। आप नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने दोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दोगे ऐसे केसेस में जिसमें हम डिवाइड या मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जा रहे हो तब आप साइन चेंज करोगे। अगर यहाँ पर ये प्लस में होता 2 -m होता तो उधर जाकर ये -2 हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। तो m की वैल्यू -1 आ गई, यही उन्होंने पूछा था, m की वैल्यू फाइंड आउट करो एनहांस। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2 एंड m की वैल्यू -1। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में पूछ लो। 1 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 मार्क का, इजी सा क्वेश्चन है अगर आया तो। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। तो अक्षत, ट्रांसपोज जब करते हैं बहुत केयरफुली करो। साइन सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होते हैं ट्रांसपोज में जब प्लस कोई किसी से प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है तो साइन चेंज होगा जब हम पूरी टर्म को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक टर्म को लेके जा रहे हैं, 7y है, 7 को उधर लेकर जा रहे हैं तो 7y के साथ मल्टीप्लाई है तो 7 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। उस केस में हम 7 का साइन चेंज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा, इधर जाकर ये नेगेटिव नहीं होगा। इसको तुम बैलेंसिंग द इक्वेशन की तरह ही समझा करो। ये ट्रांसपोज मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसपोज कोई चीज नहीं होती है। ट्रांसपोज ये सिर्फ एक नाम है कि ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है, ये हम एक्चुअली में इक्वेशंस को इक्वेट ही करते हैं, जैसे आप उसमें करते हो, साइंस में करते हो। इक्वेशन को इक्वेट करना आता है ना, बैलेंस द इक्वेशन। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है -2m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो इक्वेट करने का मतलब होता है कि हम m की वैल्यू कुछ ऐसा करें कि इधर की साइड सिर्फ m रह जाए। तो सबसे पहले हम जो प्लस और माइनस की वैल्यूज होती हैं उन्हें हटाते हैं। अगर +3 है तो दोनों साइड में हम -3 करेंगे, तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2m बचा कितना, 5 -3 2 बचा। फिर m के साथ में अगर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड कर देंगे। तो -2 से -2 कैंसिल हुआ, 2 बन जा 2 और माइनस का था तो m की वैल्यू आई -1। एक्चुअली में होता ये है, ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है कि ये उधर चला गया ये इधर चला गया, ये कोई चीज नहीं होती है। हम एक्चुअली में इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सिमिलर वैल्यूज बोथ साइड्स। उससे हमारा आंसर ये आता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम हटाने के लिए कि कौन बार बार लिखेगा कि दोनों साइड में 3 ऐड करा, दोनों साइड में 3 सब्ट्रैक्ट करा, उन्होंने इसका सिंपल सा ट्रांसपोज सिस्टम बना दिया कि ये उधर जाके माइनस हो गया। ऑब्वियसली हम अपोजिट साइन के साथ में उसको अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको ट्रांसपोज सिस्टम उन्होंने नाम दे दिया। बट बेसिकली होता क्या है, हम दोनों साइड्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो उस केस में थोड़ा इजी हो जाता है। -2 है तो -2 से ही डिवाइड करोगे, +2 है तो +2 से डिवाइड करोगे, +3 है तो -3 करोगे दोनों साइड, -2 है तो +2 करोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ट्रांसपोज करने में बहुत बहुत केयरफुल रहना, ट्रांसपोज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं कई बार कई बच्चों को। और अगर आपको एक बार आ रही है तो ये पॉसिबल है कि आप वो मिस्टेक बार बार करोगे ही करोगे, उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोज क्योंकि आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, एक बार दिमाग में बैठ जाता है,
आपको जो बैठ गया कि ये ऐसे होता है तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करोगे। तो m की वैल्यू -1 हो गई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी मैंने शायद 2 या 3 ही पार्ट करे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। यहाँ पर दोनों नंबर्स के बारे में ये नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात है डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर्स का 26, ये भी नहीं बताया कि कोई बड़ा है या कौन छोटा है। तो हम पहले दो नंबर्स कंसीडर कर लेंगे x और y, जिसमें से हम मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा तभी आंसर पॉजिटिव आ सकता है, ये तो फैक्ट है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक छोटा है, हमने x को बड़ा मान लिया, ग्रेटर नंबर, और y इज स्मॉलर नंबर। तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे यानी कि x माइनस वाई, डिफरेंस दिया हुआ है 26 मींस x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर 26 आता है। ऑल्सो उसने बोला है जो बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही 3 टाइम्स होगा छोटे नंबर का। वन नंबर यानी कि बड़ा नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, x इक्वल्स टू 3y, है ना। x को अगर बड़ा माना है तो ऑब्वियसली x ही 3 टाइम्स होगा y का। तो x के आगे 3 टाइम्स लगाएंगे, y के आगे 3 लगाएंगे, ये तो पता होगा ना हम 3 इसके आगे क्यों लगा रहे हैं। आई होप ऐसा मत करना कि x बड़ा है तो 3x लिख दोगे, x के आगे 3x नहीं लगाएंगे, x इक्वल्स टू 3y लिखेंगे। तो अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई और इक्वल्स टू में था 26। 3y में से y गया तो बच्चा 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 13। तो एक नंबर तो आ गया 13। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, सो दैट की x की वैल्यू हमें निकल के आ जाए। x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, वाई के प्लेस पर 13 पुट किया तो 13 इंटू 3 हो गया 39। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए, एक नंबर है 13 और एक है 39। आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो कि क्या दोनों का डिफरेंस 26 है। 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आता है, यस है। क्या एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 13 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, यस, इजी। आपको ये ध्यान रखना है एक्स और वाई लोगे तो ये जरूर लिखना है जब आप डिफरेंस लिख रहे हो कि एक्स बड़ा है या फिर वाई बड़ा है, बिकॉज एक्स अगर बड़ा नहीं है तो उस केस में आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आप किसको बड़ा नंबर कंसीडर कर रहे हो ऐसे केसेस में जहाँ डिफरेंस दिया हो, जहाँ पे प्लस हो रहे हो नंबर्स या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस केस में काम चल जाएगा। बट जहाँ डिफरेंस दिया है उसमें तो आपको बताना पड़ेगा कि विच नंबर इज बीइंग कंसीडर्ड एज लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 2 मार्क्स में आता है, पहले 3 मार्क्स में आता था, अब 2 मार्क्स में आ सकता है। इसीलिए आ सकता है क्योंकि कई बच्चे इसमें सेकंड क्वेश्चन नहीं बना पाते, कई बार होता है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें दिया हुआ है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, बड़ा है। तो हमने दोनों एंगल्स मान लिए एक्स और वाई, जिसमें क्योंकि बड़े और छोटे की बात हो रही है तो हमने एक्स को बड़ा एंगल मान लिया और y को छोटा एंगल मान लिया, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है जो बड़ा एंगल है x वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है, x इज बड़ा एंगल इज 18 डिग्री मोर देन छोटा एंगल, ठीक है। x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऑल्सो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री लिखने का इनका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि हम सेकंड इक्वेशन बना सके। सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
Since angles are supplementary, therefore x plus y equals to 180 degree. अब हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू y plus 18 किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, x की वैल्यू y plus 18 किस में, सेकेंड इक्वेशन में. मींस जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, y plus 18. x के प्लेस पर y plus 18 आया और एक y ये ऑलरेडी था और इक्वल्स टू में था 180 डिग्री. y plus y 2y हो गया और 180 minus 18 कितना होता है, 162. 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हुआ तो y equals to 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, दैट इज 81 डिग्री. 81 डिग्री को y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो दैट कि x की वैल्यू भी आ जाए. तो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, x के प्लेस पर x, y के प्लेस पर 81 और ये 18 एज इट इज. तो x की वैल्यू आ गई 81 प्लस 18 कितना होता है, 99 डिग्री. तो हमारे दो एंगल्स क्या हो गए, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री. ध्यान रखना कि y और x यहाँ पर आंसर आने के बाद में ऐसे नहीं छोड़ के आओगे. ना तो क्वेश्चन में कहीं x और y मेंशन है, ना ही उन्होंने बोला है कि x और y की वैल्यू निकालो. उन्होंने एंगल्स पूछे हैं तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखकर आनी ही आनी है. Hence required two angles are this and this. फाइन. आप ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क काटने का पूरा अधिकार है टीचर को. हालांकि कई बार नहीं काटते हैं क्योंकि वो देखते हैं सॉल्यूशन तो ठीक है, बट बिकॉज स्टेटमेंट्स आल्सो मैटर, तो आपको लास्ट में आंसर प्रॉपर्ली लिख कर आना है. हेंस रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर दिस एंड दिस. चेक करके देख सकते हो दोनों का सम 180 है. हाँ, दोनों का सम 180 है और 81 से 18 ज्यादा है 99. यस, 18 से 80, 81 से 18 ज्यादा है 99, जो की सिचुएशन उसने दी थी कि छोटा एंगल, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. दोनों सिचुएशंस फिट बैठ रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है. दैट मींस हमारा आंसर है करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये आपका आज की क्लास का. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees कितना, 1750. We need to find cost of 1 bat and 1 ball. Each bat and each ball का मतलब 1 bat and 1 ball. तो यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं. ये आपने इक्वेशन पहले भी फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाई थी ऐसी, जिसमें बैट बॉल वाला क्वेश्चन था. मान लेते हैं जो कॉस्ट है 1 बैट की वो रुपीज x है और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है रुपीज y. एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी. और एक बॉल की कॉस्ट अगर रुपीज y है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 6y होगी. तो 7 बैट्स की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट दोनों मिला के उसने कितने पे किए, 3800. मींस इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 3800 के. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी. एक बैट की कॉस्ट x थी तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x. एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज थी तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y. और दोनों के मिला के उसने कितने पैसे दिए, 1750 रुपीज, 1750 रुपीज. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. x को यही छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ले गए. पहले 5y उधर गया तो माइनस का 5y हो गया. x के साथ में 3 मल्टीप्लाई था तो 3 आ गया डिनोमिनेटर, यानी कि डिवीजन डिवाइजर, एज अ डिवाइजर. तो x की वैल्यू आई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y. ये इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में. जहां पर x है वहां पर पुट कर देंगे दिस होल वैल्यू. थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बट करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे 7 के प्लेस पर तो आ गया 7, x के प्लेस पर आई ये पूरी वैल्यू जो हमने सेकंड इक्वेशन से ली. 6y के प्लेस पर 6y, 38 के प्लेस पर 3800 के प्लेस पर 3800. इसको ये तो कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो इसको कर लिया हमने 3 से पूरी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई. 3 से जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर का 3 हट जाए, तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली 7 एंड दिस वन. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18y और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11400. नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. अगेन बोल रहा हूँ कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे.
मल्टीप्लाई करा 7 की 1750 से मल्टीप्लाई करी 12250 आया, 7 5 जा 35, 18y एज इट इज, 11400 एज इट इज। y वाली वैल्यूज एक साथ सॉल्व करी, बिना y वाली वैल्यूज यानी कि कांस्टेंट टर्म्स एक साथ सॉल्व करी। 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 17y, साइन बढ़ा 35 का है तो माइनस का साइन आएगा। और 12250 को 11400 में से माइनस करोगे तो माइनस का 850 आएगा। 17y को आप इधर ले जाओगे, माइनस का 17y है यहाँ डिनोमिनेटर में, 17 माइनस का 17y हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 50, क्योंकि 17 5 जा 85 होते हैं और 0 का 0, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही गया, दोनों साइड माइनस माइनस है, नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 17 से 85 को डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 85 और ये 0 का 0, दैट गिव्स अस y की वैल्यू 50। मींस बॉल की एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज, जो कि हमने y कंसीडर करी थी। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x के प्लेस पर x आया, 1750 के प्लेस पर 1750, माइनस के प्लेस पर माइनस, 5 के प्लेस पर 5 एंड y के प्लेस पर आ गया 50। सॉल्व करा, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 5 जा 25, 0 का 0 250, 1750 में से 250 माइनस करोगे बचेगा 1500, 3 से 1500 को डिवाइड करोगे बचेगा 500, तो x की वैल्यू आ गई 500। मींस एक बैट की कॉस्ट कितनी है, ₹500, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, विच वॉज बाई 50 रुपीज। ये हमारी कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, ईच बैट एंड ईच बॉल हो गई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा। नहीं, इन क्वेश्चंस में कभी 3 वेरिएबल्स नहीं आएंगे, मतलब वेरिएबल्स आ सकते हैं पर उनको कांस्टेंट आप करोगे कंसीडर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपके ऑप्शनल में दे रखे हैं, ये ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी सी। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल किनको कंसीडर करोगे, जो लीनियर है और दोनों इक्वेशंस में है, एक्स वाई। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई का मीनिंग होगा कि आपको सिर्फ वेरिएबल इनको कंसीडर करना है, बाकी जो भी वैल्यूज हैं उन्हें नंबर्स की तरह ही ट्रीट करोगे, जैसे कि यहाँ पर 50 को या इन सबको 7 को कर रहे थे। ओके, तो वेरिएबल्स बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल नहीं कंसीडर किए जाएंगे, उनको आप कांस्टेंट टर्म ही कंसीडर करोगे। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x और y रहेंगे, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व फॉर दिस, अगर क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व फॉर a एंड b, तो आप a और b को फिर वेरिएबल कंसीडर करोगे, x और y को कांस्टेंट टर्म्स या फिर कोएफिशिएंट्स कंसीडर करोगे। ओके, वेरिएबल तो दो ही रहेंगे। गुड, मीट क्लियर हो गया। वेरिएबल कितने आ सकते हैं, वेरिएबल दो ही होंगे सिर्फ, बाकी दो को छोड़ के जो भी दिया हुआ है सब कांस्टेंट टर्म्स या फिर आपके नंबर्स है। गुड, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको क्लियर कर दूंगा। ये था सेशन हमारा, बस आज का इतना ही। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं होंगे। और जो कल वाली क्लास है, कल तो आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, और टेस्ट के लिए अगर कल टाइम बचा तो टेस्ट हम तब डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, फाइन, कि किस टाइम पे हम करेंगे। रात को भी हो सकता है 8:30, जैसे आज 9th क्लास का 8:30 रखा है मैंने, आपका भी हो सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टेस्ट डिस्कस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस तो उसमें थोड़े ही हैं। साइंस का टाइम अक्षत वही है 6:45 के करीब मान लो, 7 o'clock, 6:45 से 7 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी क्लास। हाँ मीत, तुम लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। सामान की कॉस्ट, आप बहुत सारा सामान खरीदो तो ऐसे यूज करके आप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगा सकते हो कि क्या है उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये
रियल लाइफ में तो बहुत कम यूज करते हैं लोग, मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आप कर सकते हो चाहो तो। ऑब्वियसली सामान लेने जाओगे तो आपको पता होगा, अरे वेरी गुड इवनिंग, अभी नहीं हुई एंड क्या थी, बातें सुनो, थोड़ी ज्ञान की बातें भी सुना करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला असाइनमेंट तुमने देख लिया होगा, अगर सॉल्यूशंस देख लिए थे, उसमें कोई डाउट है? मैंने आराम तुम्हें भी बोला था कि अपने डाउट्स भेजना, तुमने क्यों नहीं भेजे? ध्यान रखना, लेकिन डाउट्स जो भेजोगे उसके सॉल्यूशन भी साथ में भेजोगे। डाउट्स का मतलब ये होता है आपने सॉल्व करने की कोशिश करी लेकिन आपसे नहीं हुआ, या फिर कहीं पर आप अटक गए, दैट इज कॉल्ड डाउट। अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, दैट मीन्स कि आपको चैप्टर नहीं आता है ठीक से, उस केस में आप फिर पूरा चैप्टर करो, ठीक है। जब भी डाउट्स पूछोगे, मैं कभी भी सॉल्यूशन मांग सकता हूँ, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन कभी भी मैं मांग सकता हूँ कि कैसे किया मुझे दिखाओ, और मैं मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप तो कह दोगे कि हमने तो सर पूरा असाइनमेंट करने की कोशिश करी थी, सारा असाइनमेंट हमारा डाउट है, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, दिखाओ मेरे को कि कहाँ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर उस केस में तुम्हें पूरा चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि तब तक का वेट करो जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा। और अगर सिर्फ डाउट है तो आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, कहीं ना कहीं आप अटके होगे किसी स्टेप पर, तो जस्ट लेट मी सी कहाँ पर अटके और कहाँ पे आपने गड़बड़ करी, मैं उसको बताऊंगा। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा। पूरा क्वेश्चन अगर करना भी है तो आप ही करोगे, मैं आपको गाइड करूंगा उस केस में। अदरवाइज आप आपकी आदत बन जाएगी कि सर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर को उठा के दे दो, सर सॉल्व करके दे देंगे और फिर हम देख लेंगे और हमें समझ आ जाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी होगी अगर ये सोचोगे कि सर करके दे देंगे, हम देख लेंगे और हमें समझ आ जाएगा। कभी भी नहीं आएगा। आप दोबारा से वही क्वेश्चन अगर थोड़ा घूम फिर के आएगा, आप फिर से मेरे पास ही आओगे कि सर ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें ये हो गया है, आपने तो ऐसे बताया था, इसमें तो ये हो रहा है। तो आपकी जो एक डीप थिंकिंग वाली जो आदत होगी ना, वो खत्म हो जाएगी अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने के मूड से मेरे पास आओगे। बेटर है कि आप सॉल्व करो, मेरे को दिखाओ सर, देखना इसमें क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गलती है, या क्या मैं इसे सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बेटर टू आस्क दैट। बिल्कुल गलत है कोई बात नहीं, उस केस में मैं बताऊंगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और हो सकता है उस केस में मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज भी दूं, बिकॉज मुझे दिखेगा कि आप एफर्ट्स कर रहे हो। बट अगर आप हर बार ये कहोगे मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, क्यों नहीं आता है भाई, चैप्टर पढ़ा है, कुछ तो आता होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो करो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो। तो आई वॉन्ट कुछ वर्क ऑन योर नोटबुक, उसके बाद में डाउट्स में क्लियर करूंगा, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप डाउट्स पूछने आओ, बेटर टू ब्रिंग योर सॉल्यूशंस इन फ्रंट ऑफ मी। अदरवाइज मैं तो ये कंसीडर करूंगा आपने करके नहीं देखा और यू जस्ट वांट मी टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना काफी, कल की क्लास में मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली क्लास में। टेस्ट का मैं बताऊंगा कि कब डिस्कस करेंगे। आज आप जा सकते हो। बाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, बाय।